नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक्सोप्लैनेट्स की, मतलब हमारे अपने सौरमंडल के बाहर जो ग्रह हैं उनकी। हाँ, और ये एक ऐसा फील्ड है जो बहुत तेजी से गजब की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। सोचिए 1992 में पहली बार पुष्टि हुई थी, है ना? हाँ। और अब तो शायद 5,500 से भी ज्यादा खोज लिए गए हैं। हाँ, 5,500 से ज्यादा, और हर तरह के ग्रह मिल रहे हैं, अलग अलग दुनियाएं। सही में एक पूरा खजाना है जैसे। तो चलिए आज इसी खजाने की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। ये सफर शुरू भी तो बड़े अनोखे ढंग से हुआ था। पहली खोज 1992 में, वो भी एक पल्सर के पास। हाँ, वो काफी हैरान करने वाला था। पल्सर तो मरा हुआ तारा होता है, लेकिन असली धूम तो मची 1995 में। हाँ, 51 पेगासी, सूर्य जैसे तारे के पास पहला ग्रह, वो हॉट जुपिटर वाला मामला। बिल्कुल, उसने जैसे दरवाजे ही खोल दिए एक्सोप्लैनेट खोज के लिए। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब हजारों प्रकाश वर्ष दूर टिमटिमाते तारों के पास ग्रहों को हम देख कैसे लेते हैं? ये तो कमाल की बात है। हाँ, तरीके काफी दिलचस्प हैं। एक जो बहुत कामयाब रहा है वो है रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी, ये क्या चीज है? इसमें हम तारे को देखते हैं, अगर उसके पास कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, हाँ। तो वो ग्रह अपनी ग्रेविटी से तारे को हल्का सा अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, जैसे तारे में एक छोटी सी डगमगाहट आ जाती है। बिल्कुल, एक वॉबल। हाँ। और उस वॉबल की वजह से तारे से आने वाली रोशनी का रंग थोड़ा सा बदलता है, कभी नीला कभी लाल। डॉपलर शिफ्ट कहते हैं इसे। ओ, जैसे एम्बुलेंस की आवाज बदलती है पास आने या दूर जाने पर। हाँ, ठीक वैसा ही। इससे हमें बड़े ग्रहों का पता चलता है, खासकर जो तारे के नजदीक हों, जैसे बर्नार्ड स्टार के पास हाल में जो ग्रह मिले हैं। और दूसरा तरीका, वो ट्रांजिट वाला? हाँ, ट्रांजिट मेथड। ये भी बहुत इस्तेमाल होता है जब कोई ग्रह अपने तारे के ठीक सामने से गुजरता है। तो तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, जैसे ग्रहण लगता है। एकदम सही, एक छोटी सी डिमिंग। केपलर और टेस्ट जैसे स्पेस टेलीस्कोप इसी का इस्तेमाल करते हैं। और इससे ग्रह का साइज भी पता चल जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। फिर एक तरीका है डायरेक्ट इमेजिंग। मतलब सीधा ग्रह की फोटो लेना? हाँ, पर ये बहुत मुश्किल है। तारे की चमक बहुत ज्यादा होती है, तो उसे किसी तरह ब्लॉक करके, छुपाकर ग्रह की धुंधली सी तस्वीर ली जाती है। बाप रे, ये तो सुई में धागा डालने जैसा हुआ। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही। ये ज्यादातर बड़े युवा ग्रहों के लिए काम करता है जो अपने तारे से काफी दूर हों। और भी तरीके हैं शायद, कुछ और जटिल? हाँ, माइक्रो लेंसिंग है। इसमें आइंस्टाइन की थ्योरी काम आती है। एक दूर के तारे की रोशनी जब हमारे और उसके बीच मौजूद किसी तारे और उसके ग्रह के पास से गुजरती है, तो बीच वाले तारे की ग्रेविटी उस रोशनी को लेंस की तरह मोड़ देती है, मैग्नीफाई कर देती है। अरे वाह, मतलब ग्रेविटी खुद लेंस बन जाती है। हाँ, इससे बहुत दूर के ग्रह भी पकड़ में आ जाते हैं, जैसे वो 8021 UEYB। और फिर एस्ट्रोमेट्री और टाइमिंग जैसे तरीके भी हैं जो तारे की पोजीशन में या उसकी पल्सेशन में बहुत महीन बदलावों को नापते हैं। अच्छा, वो जो पोलर सर्कम्बाइनरी ग्रह मिला था 2M1510AB, वो इसी से मिला था। हाँ, टाइमिंग वेरिएशन से। तो इन्हीं सब तरीकों से 2025 में कुछ कमाल की खोजें हुई हैं। सही कहा आपने। यहाँ से बात और भी मजेदार हो जाती है। बिल्कुल, 2025 वाकई खास रहा है। सबसे पहले तो बर्नार्ड स्टार, हमारा पड़ोसी तारा, सिर्फ 5.96 प्रकाश वर्ष दूर। हाँ, बहुत पास है ये तो। वहां रेडियल वेलोसिटी से 3 नए चट्टानी ग्रह मिले हैं। और कमाल की बात यह है कि ये पृथ्वी से भी छोटे हैं। 3 नए ग्रह, और पहले से एक पता था शायद। हाँ, तो अब कुल 4 हो गए। इतने करीब हैं तो भविष्य में इन्हें स्टडी करना, मतलब बहुत संभावनाएं हैं। 4 ग्रह, वो भी इतने पास। अच्छा, और वो पोलर सर्कम्बाइनरी वाला क्या मामला था? वो सुनने में ही बड़ा अजीब लगा। हाँ, वो है 2M1510AB। ये पहला ऐसा ग्रह है जो 2 तारों का चक्कर लगाता है। 2 तारों का सर्कम्बाइनरी? हाँ, लेकिन वो उन तारों के घूमने के प्लेन में नहीं घूमता, बल्कि उनके पोल्स के ऊपर से एक ध्रुवीय कक्षा में घूमता है। क्या बात है, मतलब जैसे पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर से? बिल्कुल वैसा ही। ये दिखाता है कि ग्रह कितने कितने अजीब माहौल में भी बन सकते हैं। अविश्वसनीय। और एक टूटते हुए ग्रह की भी बात थी। हाँ, BD+054868 R
ट्रांजिट मेथड से देखा गया। ये अपने तारे के इतने करीब है कि तारे की गर्मी से इसका वायुमंडल वो भाप बनकर उड़ रहा है। मतलब गैस निकल रही है उसमें से। हाँ, और वो पीछे एक पूंछ जैसी ये बना रही है जैसे धूमकेतु की होती है। हम असल में एक ग्रह को खत्म होते हुए देख रहे हैं। ओह, ये तो दुखद भी है और दिलचस्प भी। इंटरेस्टिंग भी। इसके अलावा और क्या खास मिला 2025 में? एक सुपर अर्थ मिली है, JJ3998d। ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन यानी जहां पानी लिक्विड रह सकता है, जीवन की संभावना। हाँ, सैद्धांतिक रूप से। फिर माइक्रो लेंसिंग से गैलेक्टिक बल्ज के बाहर 802021 UEYB मिला और कुछ कम मास वाले ग्रह भी। और दो ऐसी चीजें भी मिली जो शायद किसी तारे का चक्कर नहीं लगा रही, फ्री फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। हो सकता है भूरे बौने हो। फ्री फ्लोटिंग बिल्कुल। मतलब अकेले घूम रहे हैं स्पेस में। हाँ, बिल्कुल। तो इन सब खोजों का मतलब क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है ग्रहों की विविधता। मतलब हॉट जुपिटर से लेकर छोटी पथरीली दुनिया और TOI 6478b जैसे फूले हुए कम घनत्व वाले नेपच्यून तक। इतने तरह के ग्रह हैं कि हमारे पुराने मॉडल जो सौर मंडल पर आधारित थे वो अब कम पड़ रहे हैं। सही कहा, शायद नॉर्मल ग्रह जैसा कुछ होता ही नहीं है। हर कोई अपने आप में अनोखा है। बिल्कुल। दूसरी बात, JJ3998d जैसे ग्रहों से जीवन की संभावना की उम्मीद बढ़ती है। बेशक अभी हमें उनके वायुमंडल के बारे में जानना होगा, पर यह सही दिशा में कदम है। तीसरा, ये कि ग्रह बहुत आम हैं। ग्रहों की भरमार है ब्रह्मांड में। ऐसा लगता है कि ज्यादातर तारों के पास अपने ग्रह होते ही हैं। यानी हम अकेले नहीं हैं, कम से कम ग्रहों के मामले में तो। हाँ, कह सकते हैं। और आखिर में इन खोजों ने हमारी टेक्नोलॉजी को भी बहुत आगे बढ़ाया है। बेहतर टेलीस्कोप, बेहतर डेटा एनालिसिस तकनीकें, ये सब इसी का नतीजा है। जाहिर है इसमें चुनौतियां भी होंगी, सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती अब भी छोटे पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजना और फिर उनके वायुमंडल का विश्लेषण करना है। सिर्फ हैबिटेबल जोन में होना गारंटी नहीं है। असली कहानी तो वायुमंडल बताएगा। सही। और भविष्य कैसा दिखता है इस फील्ड का? आगे क्या उम्मीदें हैं? भविष्य तो बहुत बहुत रोशन है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कमाल का काम कर रहा है। ग्रहों के वायुमंडल की डिटेल जानकारी दे रहा है। हाँ, JWST की तस्वीरें तो गजब की आ रही हैं। बिल्कुल। और आगे चलकर हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी जैसे मिशन शायद सीधे पृथ्वी जैसे ग्रहों की तस्वीरें ले पाएंगे, जीवन के निशान खोज पाएंगे। मशीन लर्निंग भी डेटा विश्लेषण में बहुत मदद कर रही है। और बर्नेट स्टार जैसे नजदीकी सिस्टम तो हमेशा खास निशाने पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक्सोप्लैनेट्स की ये खोज ब्रह्मांड की एक अविश्वसनीय तस्वीर दिखा रही है और रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। 2025 की ये खोजें बर्नार्ड स्टार के छोटे ग्रहों से लेकर वो अजीब पोलर ग्रह तक, ये सब इसी रोमांचक कहानी की नई कड़ियां हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हम अक्सर एक दूसरी पृथ्वी ढूंढने की बात करते हैं, लेकिन हमें जो मिल रहा है वो टूटते हुए ग्रह है, वो अकेले भटकते पिंड, वो अजीब कक्षाओं वाले ग्रह। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ग्रहों के बनने के लिए और शायद जीवन के पनपने के लिए भी सामान्य आखिर है क्या? क्या पता संभावनाएं हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और व्यापक हों।